तो हम लोग शुरू करते हैं. नाउ वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूजीसी नेट प्रिपरेशंस यूनिट 1 का. वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? अकॉर्डिंग टू बायर्ड ओल-व्हीलर, business environment refers to the total of all things external to firms and industries which affect their organization and operation. मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो बिजनेस इन्वायरमेंट में एक सम टोटल जो फर्म और इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक्सटर्नली अफेक्ट करता है. इट कैन बी चैलेंजेस ऑल्सो, इट कैन बी इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस जो सराउंड करता है एक फर्म को या एक इंडस्ट्री को, विच अफेक्ट्स देम इवेंचुअली. तो ये एक बिजनेस इन्वायरमेंट हुआ. नाउ टाइप्स, जहाँ पर हम लोग टाइप्स पे आते हैं. टाइप्स में हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का 2 टाइप्स होता है. एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा आता है कल्चर, किस तरह का कल्चर है एक बिज़नेस का. देन विजन, क्या विजन है उस बिज़नेस का, क्या मिशन है उस बिज़नेस का, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उस बिज़नेस का. देन हमारा आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का चल रहा है. ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करता है एक बिज़नेस को. देन पावर स्ट्रक्चर, पावर किसको पावर अथॉरिटी दिया गया है, अथॉरिटी वहाँ का कैसा है, पावर कैसा है. सीईओ और जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं. दीज थिंग्स रियली इन्फ्लुएंसेस अ बिजनेस एनवायरनमेंट. देन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज. ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज में हमारा वर्कर्स आता है, सब वर्कर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं और जितने भी डेली वेज वर्कर्स हैं वो लोग भी आते हैं. और जितने भी सैलरी वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग भी आते हैं. तो वो लोग का किस तरह का काम करने का तरीका है और किस तरह से वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, ये सारा चीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ये सब आता है अंडर ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज में. देन कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, मतलब एक कंपनी का क्या इमेज है, क्या लोगो है, मतलब किस तरह से वो दूसरे एक इन्वायरमेंट में एक उसका क्या रेपुटेशन है. ये सब बहुत मैटर करता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को. ना ये सब तो यहाँ हो गया जो मैं लिख देती हूँ. कल्चर, देन विजन, मिशन, देन टॉप मैनेजमेंट, देन power structure, then human resources and company image. External environment में हमारा आता है अगेन 2 सेपरेट सब डिविजन्स है, जिसमें आता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक में आता है मैक्रो एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारा आता है पहले सप्लायर्स, देन कस्टमर्स, देन मार्केट इंटरमीडियरीज, देन कॉम्पिटिटर्स एंड देन पब्लिक. माइक्रो इन्वायरमेंट में मतलब किस तरह से ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स हुआ जो अफेक्ट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को. ना माइक्रो में सप्लायर्स, मतलब सप्लाईज किस तरह. ना माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है हमारा वो इन्वायरमेंट जो
एक छोटे पैमाने पे है, मतलब वो भी बड़ा ही होता है लेकिन मैक्रो से छोटा होता है। मैक्रो मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है, जो कि मैं अभी समझाऊंगी। लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट में होता है छोटे पैमाने पे और माइक्रो से छोटा। तो माइक्रो हुआ, माइक्रो में पहला फर्स्ट आया सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब किस तरह के सप्लायर्स हैं एक कंपनी के और किस तरह का रॉ मटेरियल्स वो लोग सप्लाई करते हैं, ये सब आता है अंडर सप्लायर्स। देन कस्टमर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर्स आर द वेरी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बोला जाएगा एक बिज़नेस का, बिकॉज बिज़नेस उसी पे ही वर्क करता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्ट्स नहीं बिकेगा। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है कि एक मेन गोल हो एक बिज़नेस का कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और उसी हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो customers plays a very major role in a business environment. So how they react or how they respond to a product, that also matters a lot. Now comes market intermediaries. Now market intermediaries मतलब कौन कौन से लोग हैं, जैसे रिटेलर हैं। अगर होलसेल बिजनेस है तो उसमें रिटेलर भी होंगे जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड देन रिटेलर विल इवेंचुअली सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। बट अगर रिटेल बिजनेस है तो रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचेंगे। तो इस तरह से मार्केट इंटरमीडियरीज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना कॉम्पिटिशन्स तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज किस तरह का कॉम्पिटिटिव लोग हैं और उनके प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द कस्टमर्स, ये सब भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर हम लोग को एक बिज़नेस का उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। तो एक कॉम्पिटिटर्स लोग का इंफॉर्मेशन भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर डीलिंग विथ, व्हाट स्ट्रैटेजी दे आर फॉलोइंग। These things really matters a lot, and public in the end, because public in a whole क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है टूवर्ड्स द कंपनी। नाउ मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन पॉलिटिकल। दिस इज समथिंग विच इज मच बिगर इन पिक्चर, विच इन्फ्लुएंसेस a business environment, then social and cultural, then technological, then legal, then natural, then financial, and then global. Now what is this macro environment? now मैक्रो में पहला तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमी किस तरह का है एक कंट्री का। अगर अच्छा इकोनॉमी है, बहुत अच्छा इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से एक कंपनी को ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वेयर दे कैन बोरो मनी ऑल्सो फ्रॉम मैनी अदर companies, or they can also sell their shares and प्रोवाइड डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। तो कितने अच्छे शेयर्स रेट पे बिकते हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो एक इकोनॉमी कैसा है कंट्री का, ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करता है एक बिज़नेस एनवायरनमेंट को सर्वाइव, एक बिज़नेस को उसके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने को। ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, किस तरह का गवर्नमेंट है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। देन सोशल एंड कल्चरल, क्या सोसाइटी का क्या है। अगर एक पर्टिकुलर जगह का कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, और उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग नहीं बेच रहे हैं, तो एक कंपनी को बहुत ही हेवी लॉस होता है। तो एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में
सरवाइव करने के लिए एक कंपनी और एक बिज़नेस और एक फर्म को होना चाहिए कि वो वाइड नॉलेज रखे वहाँ के सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स का, बिकॉज जहाँ का जैसा कल्चर रहेगा वैसा ही प्रोडक्ट्स बिकेगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ वो लोग नहीं बेच पाएंगे। तो ये सब का स्टडी करना पहले से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन टेक्नोलॉजिकल, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। सपोज़ अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी ज़्यादातर हम लोग का स्मार्टफोन्स आ गया है, एंड दीज थिंग्स रियली मैटर्स अ लॉट। तो मोर बिजनेस आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स e-commerce. Now e-commerce is also playing a major role in today's world. So हम लोग किस तरह से एक इंटरनेट के थ्रू किस तरह से मार्केट बना सकते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स किस तरह से सेल कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आने लगती है आफ्टर एवरी 2 to 3 months और 6 months। तो एक कंपनी किस तरह से अडेप्ट करता है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, ये सब भी बहुत मैटर करता है। देन लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो, लीगल है कि हमारा उस पर्टिकुलर प्लेस का और एरिया का क्या लॉज है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग को उस हिसाब से चलना है। तो एक बिज़नेस का ये ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देन नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरह का है, नेचुरल किस तरह का वहाँ का वेदर है, ये सब भी फोरकास्ट पहले से करके रखना और पहले से प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ अगर आप पर्टिकुलर जगह पे हो एंड वहाँ पर बारिश नहीं हो रही हो तो उसका भी हम लोग को एक बिज़नेस को ये करना इंतज़ाम करना पड़ेगा। एंड सिमिलर बेस पे अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है और बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं वहाँ से, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को तैयार करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिज़नेस के लिए। देन फाइनेंशियल, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज हम लोग का एक नाउ कमिंग टू financial aspect of financial environment, which is also one of the external environments which influences a business. उसमें क्या आता है कि एक बिज़नेस का प्रॉस्पेक्ट और उसका एक फाउंडेशन ही होता है फिनेंस पे। तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। जैसे यहाँ के इंडिया में आरबीआई का क्या रेगुलेशंस है और किस तरह से लोन्स डिसबर्स होंगे और क्या क्या फैक्टर्स होता है, ये सब बहुत मैटर करता है एक बिज़नेस को सरवाइव करने में अपने एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है for influencing business environment. Now lastly global environment. Now global environment में आता है हमारा वो सब regulations जो कि globally accepted है और वो influence करता है। because कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अचानक से खड़ा नहीं होता है। इट हैज़ टू कीप इन माइंड मैनी थिंग्स both internally then externally and also on the macro level. Now global environment में आता है हमारा जैसे WTO है, then IMF है, WB है, then SAARC है, then G20 है, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं विच ड्यूली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन operations. और business has to exist in world market and then it has to understand their effect and take action according to these rules and regulations. तो ये बहुत important होता है पता करना कि कौन कौन से regulations हैं बाहर के जो कि has to go parallelly. ऐसा नहीं हो कि हम बिज़नेस खोला और बिज़नेस ओपन किया and it is running on its own rules and it is going against the rules of the others. So it has to go parallelly. So these are the factors which influences business environment. Now
Now we come to techniques of environment scanning and analysis. Now what it is? वो सब टेक्निक्स और scanning or analysis which helps us or which helps a business to survive in a market or which helps a business to survive in its environment. तो ये टेक्निक्स वो सब है जो पहले से एनालाइज किए जाते हैं सो दैट एक बिज़नेस को उनके पहले से पता चल जाए कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस उन्हें कर सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर कंट्री में. तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है बिफोर हैंड करने के लिए सो दैट एक जो अनफोर्सीन इवेंट्स आने वाले हैं और जो इतना सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है एक बिज़नेस में वो सब को कवर अप कर सके बिज़नेस और वो एक स्टेटिक रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना आए. अगर प्रॉब्लम्स आए भी तो दे आर एबल टू हैंडल इट और दे आर एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली विदाउट इनकरिंग एनी सॉर्ट ऑफ लॉस. तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है पहले से ही फोरकास्ट करने के लिए. तो सबसे पहले आता है हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है SWOT एनालिसिस. नाउ व्हाट इज़ दिस SWOT एनालिसिस इज़? SWOT एनालिसिस मतलब होता है स्ट्रेंथ, देन वीकनेस, देन अपॉर्चुनिटीज़ and threats. Now strength मतलब हमारे कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या हमारा मेन ताकत है एक कंपनी का, तो ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. देन वीकनेस क्या है एक कंपनी का, ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इस पर कैसे वर्क कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है. देन अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. एंड लास्टली थ्रेट्स मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स से ही होता है और बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल एनवायरनमेंट, सपोज़ बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे कुछ कंपनी खुली हैं और या बिज़नेस ओपन हुआ है तो देयर आर चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स ऑल्सो और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स रखती हैं. जैसे एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर फ्लड आने का ज़्यादा चांसेस हो, तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स बोल सकते हैं. तो वो सब को कैसे कॉम्बैक्ट कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सब थ्रेट्स में समझ में आएगा. और कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी थ्रेट्स में आता है. नाउ यूजेस क्या होता है SWOT एनालिसिस का? कॉर्पोरेट प्लानिंग में यूज़ होता है, कॉम्पिटिटर्स इवैल्यूएशन जैसे मैंने आपको अभी बोला, देन होता है बिजनेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, देन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में, एक सेट करने में ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करता है SWOT एनालिसिस. देन एनवायरनमेंट स्कैनिंग में कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. देन SWOT एनालिसिस हमारा हेल्प करता है डेवलप करने में न्यू स्ट्रैटेजीज़. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़. फिर वो हेल्प करता है प्रिपेयर करने में ऑपरेशनल या रिसोर्स प्रोजेक्ट्स विच आर एक्चुअली प्लान्स फॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब में हेल्प करता है. देन मॉनिटरिंग रिजल्ट्स में भी हेल्प करता है. मैपिंग अगेंस्ट प्लानिंग और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, वो सब में भी SWOT एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट को एक डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट आता है हमारा पेटल्स और पेस्टल और पेस्ट एनालिसिस. ये एनालिसिस का 3 तरह का नाम है. एक्चुअली पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, देन सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल, देन environmental and legal.
ओके, सो ये सब मतलब क्या है कि ये सब जितना भी इन्वायरमेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस को, इट इज़ लाइक अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक which provides a useful framework for analyzing the environmental pressures on an organization. किस तरह का प्रेशर है एक बिजनेस पे, ये सब डिटरमाइन करता है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। ओके, सो इन मॉडर्न टाइम PESTEL came into being by splitting the social part of the PEST into environmental and economic factors into legal factor, as these factors have a significant role in the strategic management these days. तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये पता करने के लिए कि कितना प्रेशर है एक बिज़नेस पे और इसको कैसे ओवरकम करें। ओके, देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस तो आपको पता चल ही जाता होगा कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है। मतलब एनालिसिस उस बेस पे कि एक इंडस्ट्री का किस तरह से सर्वाइवल हो रहा है। ये एनालिसिस एक्चुअली हेल्प करता है बिजनेस को टू अंडरस्टैंड वेरियस इकोनॉमिक pieces of the marketplace and how these pieces may be used to gain a competitive advantage. मतलब बाहर के लोग कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब एक इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह के इंडस्ट्री एनालिसिस में मतलब किस तरह का इंडस्ट्री है और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक बिज़नेस को एनालाइज बहुत ज़रूरी होता है करना कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह के लोग हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं, किस तरह के सप्लायर्स हैं, किस तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं। ये एनालिसिस करने से बहुत हेल्पफुल होता है टू सेट अप देयर बिजनेस। नाउ एक पर्टिकुलर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट एनालिसिस में एक इस तरह का स्कैनिंग टेक्निक होता है which was actually proposed by B. Nanos and it has 4-step process. Now क्या क्या है, जैसे कि फर्स्ट तो एक ऑब्ज़र्व करना जब मेजर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स जो हो रहा है एक इंडस्ट्री में, देन स्पेक्यूलेट करना कि वाइड रेंज में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, स्पेक्यूलेशन करना। देन आता है एक रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट वेयर समराइज़ करना पड़ता है कि क्या क्या मेजर इश्यूज़ एंड इम्प्लिकेशंस हैं। एंड देन फिजिबल स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के लिए जो इन्वॉल्व है कैन इन्वायरमेंट में। और लास्टली क्या आता है, आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से कौन कौन से स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को ले सकते हैं या डील कर सकते हैं विद द इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट। तो उनको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉर्म हो सकता है टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट और टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नेक्स्ट एनालिसिस हमारा आता है कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। ना कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस तो आपको नाम से ही पता चल जाता होगा, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट मीन्स एनालाइजिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, या एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है एक इंडस्ट्री का, विच प्लेज अ वेरी मेजर रोल एक बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू द माइकल पॉटर्स, the state of competition in an industry depends on 5 basic competitive forces, which provides a simple perspective for assessing and analyzing the competitive strength and position of a business organizations. Now, वो सब क्या है? 5 competitive business forces क्या होता है? एक existing competitive rivalry जो between suppliers होते हैं, किस तरह के एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं। देन थ्रेट्स ऑफ न्यू मार्केट एंट्रेंस, अगर कोई न्यू लोग आ गए, न्यू पीपल आ गए, ये ओल्ड हो गया और ये हो गया न्यू, तो न्यू
मार्केट एंट्रेंस आ गए, तो उसका क्या थ्रेट्स हो सकता है उसके लिए। देन आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि बायर्स ऑल्सो दे वांट टू बार्गेन अ लॉट, ओके। तो जब तक फिक्स प्राइस ना हो दे बार्गेन अ लॉट, तो कितना बार्गेनिंग हो सकता है और कितना में एक प्रोडक्ट बिक सकता है, सो दैट प्रॉफिट मार्जिन वो कम ना हो। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन पावर ऑफ सप्लायर्स मतलब सप्लायर्स का क्या पावर है, मतलब किस तरह से वो सप्लायर्स लोग सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को, उनका कितना पावर है। देन लास्टली थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एक होता है थ्रेट ऑफ ये हो गया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब अगर टी नहीं कोई पीता तो उसके बदले कॉफ़ी पी सकता है, या टी का ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉफ़ी में। सिमिलरली कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो टी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। एक होता है थ्रेट कॉम्पिटिटर्स का, कि हर तरह के टी बिकते हैं, हर रेंज के और हर क्वालिटी के। लेकिन एक होता या कॉफ़ी बिकते हैं हर क्वालिटी के, हर रेंज के। कोई रोस्टेड बेचते हैं तो कोई कम रोस्टेड बेचते हैं, वैसे। लेकिन टी में और कॉफ़ी में ये बहुत सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होता है। लेकिन बहुत सारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि अगर कार लिया आज और पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है तो फिर कार का डिमांड कम हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ लेना है अगर कार, तो कार नहीं लेते हैं ये सोच के कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया। अगर पेट्रोल का दाम या प्राइस कम हो जाता है तो फिर हम लोग कार लेते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होता है। तो नॉट कमिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बट ऑन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव। सो ये सब जितना मैंने अभी तक कवर किया है, ये सब फैक्टर्स था, और किस तरह से बिज़नेस एनवायरनमेंट में एक बिज़नेस और एक ऑर्गेनाइजेशन और एक फर्म सर्वाइव करता है। फिर हम लोग आते हैं कि अब तक जो मैंने कवर किया है वो था कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है और क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होता है टू अंडरस्टैंड अ बिज़नेस एनवायरनमेंट। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और व्हाट आर द बेनिफिट्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ अ बिज़नेस। फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब होता है जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी चीज़ का या थ्रेट्स का या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को। एक्चुअली दैट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि अगर हम लोग को पहले से पता चल जाए कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाला है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दैट वो कॉम्पिटिटर्स के हाथ में ना चला जाए। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। देन कस्टमर फोकस हो जाता है। कस्टमर फोकस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है एक कस्टमर के और किस तरह से कस्टमर ट्रेंड्स चेंज होता है या उनके फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर फोकस क्रिएट करने में। नाउ थर्ड कम्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आता है कि किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं सो दैट हम लोग को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और एक आई रहे ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब कीपिंग एन आई ऑन एनवायरनमेंट विच एक्चुअली प्रोवाइड्स, मतलब हम लोग को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले सो दैट एक पर्टिकुलर बिजनेस अपना स्ट्रैटेजी बना सके। तो
ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बिज़नेस एक हमेशा अपनी अलर्टनेस 100% रखे ऑन द एनवायरनमेंट, सो दैट उन्हें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और अकॉर्डिंगली वो अपना स्ट्रैटेजी बनाते रहें और चेंज करते रहें. देन कम्स अर्ली वार्निंग सिग्नल. अगर किसी तरह का थ्रेट्स होता है या आने वाला होता है, वो पहले ही से ही अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है और एक तरह का सिग्नल होता है, सो दैट वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसको लेने से करोड़ों की नुकसान हो सकती है, वो बिज़नेस नहीं ले पाता है, वो पर्टिकुलर स्टेप नहीं लेता है अगर उसे अर्ली साइन मिल जाए तो. देन आता है पब्लिक इमेज. पब्लिक इमेज में होता है अब बिज़नेस फर्म अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है अपना इमेज बढ़ाने में बाय शोइंग दैट इट इज़ सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक. अगर वो एक बिज़नेस अब नहीं शो करेगा कि हाँ वी आर नॉट रेडी टू चेंज टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, सो देन वो वहीं का वहीं रह जाएगा. तो एक पब्लिक इमेज भी क्रिएट हो जाता है बिज़नेस का अगर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन मेंटेनिंग एंड चेंजिंग इट्स स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स कमिंग ऑन. तो ये एक तरह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बिज़नेस इमेज क्रिएट होने में. अगर बिज़नेस नहीं चेंज करेगा, अगर वो ओल्ड टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेगा, तो it will not be that smoother or it will not create any kind of impact on the customers. और इस तरह से वो लोग लूज़ भी कर सकते हैं कस्टमर्स के लॉयल्टी को. देन लास्टली कम्स कंटिन्यूस लर्निंग. कंटिन्यूस लर्निंग में आता है एक इन्वायरमेंट को हमेशा लर्न करने का मोटिवेशन मिलता है बिज़नेस को, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली लर्निंग कोई भी चीज़ हम लोग लर्न करते हैं और देयर आर थिंग्स विच आर कमिंग एंड चेंजिंग, तो इस तरह से अगर हम लोग चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो इट विल हैव अ वेरी bad impact on us. So it is important that we continue to learn. And so these were all about the elements of business environment.